हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 6 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए यानी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए क्रिस्टेलोग्राफी के अंतर्गत एक्सरे के डिफ्रैक्शन पैटर्न का यूज किया जाता है। सो इसमें राइट ऑप्शन बी होगा, एक्स किरणें। राइट ऑप्शन बी होगा। और एक्स किरणों का एक्स रेज का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब कोई भी हाईली इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल किसी मेटॉलिक सरफेस से टकराता है, जैसे इलेक्ट्रॉन किसी मेटॉलिक सरफेस से टकराता है तो वहाँ से एक्सरे उत्पन्न होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो मान लेते हैं कि ये जल में वायु का एक बुलबुला है, चारों तरफ जल है और वायु का बुलबुला है यानी एयर का एक बबल है। तो बाहर का मीडियम डेंसर है यानी वाटर है बाहर में, तो वो मीडियम डेंसर है और अंदर रेयरर मीडियम है। अब कोई भी रे यहाँ से जब आएगी तो हम इसको सेंटर से मिला दे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर से इसको मिला दीजिए, नॉर्मल हो गया। और यदि मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधे ऐसे चली जाती रे। अब मीडियम चेंज हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, तो ये नॉर्मल से अवे इस तरीक़ा से बेंड कर जाएगी यहाँ पे। और फिर यहाँ से जब निकल रही है तो अब रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगी। दूसरा रे भी हम यहाँ से चलाएं तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये एयर का बबल जो है डाइवर्ज कर रहा है रेज को, यहाँ से डाइवर्ज होकर के निकल रही है, तो मतलब डाइवर्जिंग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है यानी कनकेव लेंस होता है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार। तो मान लीजिए कि कोई भी कंटेनर है, ये इसमें वाटर है और यहाँ पे वायु का एक बुलबुला है। तो तलहटी में जो है इसके यानी बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रेशर कम होगा, तो बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर तो उतना ही है। बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से इसका साइज बढ़ते चला जाएगा यानी इसका आकार बढ़ेगा, तो बढ़ जाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा। आकार बढ़ने का कारण क्या है? जो बबल है, जो बुलबुला है, वायु का बुलबुला ऊपर जैसे जैसे आएगा बाहर का प्रेशर कम होते चला जाएगा और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से इसका आकार यानी इसका साइज बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो देखिए उसकी रेटिंग है 240 वोल्ट और वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, करंट सप्लाई किया जा रहा है 120 वोल्ट पे, तो निश्चित रूप से वो फ्यूज तो नहीं होगा। और चूँकि कम वोल्टेज पे करंट सप्लाई किया जा रहा है इस कारण से वो ज़्यादा लाइट नहीं देगा, कम ही लाइट देगा यानी डीम जलेगा। तो इसमें से बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब तो फ्यूज नहीं होगा क्योंकि कम वोल्टेज पे करंट सप्लाई किया जा रहा है। बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा, यही ऑप्शन सही है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। बल्ब तो जलेगा लेकिन डीम जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस यानी टीयर गैस में प्रयोग होता है। तो टीयर गैस में बहुत सारे कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। जैसे एक है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं यानी CHCl3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 को जब हम गर्म कर देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, उसको कहा जाता है क्लोरोपिक्रीन। उसका फॉर्मूला है Cl3CNO2, इसको क्लोरोपिक्रीन कहा जाता है, क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन का यूज टीयर गैस के रूप में किया जाता है और इसमें कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है, तो इससे भी क्लोरीन गैस। एक दूसरा भी कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C10H5Cln2, उसका फॉर्मूला होता है C10H5Cln2। इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजल मेलेनोनाइट्राइल, और इसका स्ट्रक्चर होता है
एक बेंजीन रिंग आप ले लीजिए, बेंजीन रिंग इसमें यहाँ पे Cl और यहाँ से जोड़ दीजिए एक कार्बन CH, फिर डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन जोड़ दीजिए और यहाँ से एक कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये नाइट्राइल ग्रुप है, यहाँ से फिर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जोड़ दीजिए। तो इसका नाम है 2-क्लोरोबेंजल मैलोनोनाइट्राइल और इसका भी यूज किया जाता है टीयर गैस के रूप में। तो इसमें है क्या, निश्चित रूप से इसमें क्लोरीन गैस है। तो इस तरीक़ा से हम पाते हैं कि क्लोरीन गैस यहाँ पे सही आंसर है। हालांकि जो एडिटेरिया का जो आंसर प्रोवाइड किया गया है उसमें अमोनिया गैस दिया गया है। हाँ, अमोनिया जो है, अमोनिया गैस से भी आंखों में आंसू आ जाता है, लेकिन टीयर गैस में क्लोरीन गैस ही पाया जाता है। तो इस कारण से राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति नली यानी फ्लोरोसेंस ट्यूब सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो फ्लोरोसेंस ट्यूब में यानी नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली जो वस्तु है वो है मरकरी का वाष्प यानी पारा वाष्प तथा ऑर्गन, इन्हीं दोनों का यूज किया जाता है। पारा वाष्प तथा ऑर्गन, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, यानी मरकरी वेपर एंड ऑर्गन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारी धातु है। तो भारी धातु वही होगा जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा। तो यूरेनियम का एटॉमिक मास 238 ले सकते हैं, 238। लोहा आयरन का एटॉमिक मास लगभग 56 ले सकते हैं, 55.84 होता है, लगभग 56 ले सकते हैं। और कॉपर का एटॉमिक मास 63.54 ले सकते हैं, 63 या 64 ले सकते हैं। तो इनमें से हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास है यूरेनियम का, तो इसमें से सबसे भारी धातु होगी यूरेनियम। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय तनाव यानी एक्वस टेंशन निर्भर करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है, एक्वस टेंशन यानी जलीय तनाव है क्या। देखिए, किसी भी गैस में यदि वाटर वेपर मौजूद है, यदि मान लीजिए इस कंटेनर में गैस है और इसमें वाटर वेपर मौजूद है, तो वाटर वेपर भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसमें मान लीजिए कि दो गैसेस है, ए और वाटर वेपर। एक गैस ए है ड्राई गैस और उसमें वाटर वेपर मौजूद है, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ड्राई गैस भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो वाटर वेपर का जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो इस कंडीशन में वाटर वेपर का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसी को एक्वस टेंशन कहा जाता है। तो इस गैस का टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। और ये जो एक्वस टेंशन है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये आयतन पे डिपेंड नहीं करता है, दबाव पे यानी प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना किसके द्वारा दिया गया था। तो थर्मोडायनेमिक स्केल को केल्विन स्केल भी कहा जाता है, तो केल्विन के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया की लंबाई सबसे लंबी होगी। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका छाया बनना है, तो यदि लाइट रे जस्ट इसके परपेंडिकुलर आएगी तब इसकी छाया सबसे लंबी बनेगी। यहाँ पे प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के लंबवत है तब जाकर के इसकी छाया सबसे लंबी बनेगी। राइट ऑप्शन यही होगा। प्रकाश का स्रोत और वस्तु एक दूसरे के समानांतर है। मान लीजिए कि लाइट का सोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, तो इस केस में छाया की लंबाई सबसे लंबी नहीं होगी, वो सबसे छोटी होगी। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएपी। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो डाई अमोनियम फास्फेट एक फर्टिलाइजर है, एक उर्वरक है जिसका फार्मूला होता है NH4 का होल 2, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, डाई अमोनियम फास्फेट। तो इसमें 46 to 53% फास्फोरस होता है, 46 to 53% जो है इसमें फास्फोरस होता है, और 18 to 21% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन इस तरीक़ा से हम देखें तो 46% P2O5 तथा 18% नाइट्रोजन लगभग होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो इसमें नाइक्रोम जो है बहुत ही हार्ड है और डक्टाइल भी है, इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। नाइक्रोम तन्य भी है और बहुत ही कठोर भी है। राइट ऑप्शन ए होगा। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और ये तन्य भी है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है, तो इस कारण से बी सही नहीं होगा। कास्ट आयरन की बात किया जाए तो ये हार्ड है किंतु ये डक्टाइल नहीं है, यानी तन्य नहीं है, तो इस कारण से सी भी नहीं होगा। ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस नामक रोग होता है और इसमें पेट बाहर निकल जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है बच्चों की, तो मेरेस्मस होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स से जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन होता है तो रेनिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब बच्चों के आंत से यह स्त्रावित होता है। बच्चे भोजन के रूप में, फूड के रूप में दूध का ही यूज करते हैं और उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत होती है जो उनके स्टोमक के द्वारा स्त्रावित होता है। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो बच्चों के आंत के द्वारा, बच्चों के पेट में यानी स्टोमक के द्वारा स्त्रावित होता है। यह एक एंजाइम है, एंजाइम तो है ही, साथ ही यह एक हार्मोन भी है। किडनी के द्वारा यह स्त्रावित किया जाता है हार्मोन। तो ये हार्मोन भी है और एंजाइम भी है, दोनों ही हैं, तो हार्मोन व एंजाइम दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन भूरा शैवाल यानी ब्राउन एल्गी से प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा। और आयोडीन का यूज किया जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर नाम का, घेंघा नाम का रोग होता है और इससे प्राप्त कर लिया जाता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात किया जाए तो ये दो टाइप का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक ACR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इसलिए है क्योंकि इस पे राइबोसोम के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम के अणु पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इस कारण से ये रफ है और इसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लिपिड्स वगैरह की सिंथेसिस होती है। तो इसके द्वारा लिपिड और इसके द्वारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थायमिन यानी विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग होता है, ये सही है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक जीनेटिक डिसऑर्डर है जो माँ अपने मायके से लेकर के आती है और अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर देती है। तो वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, ये गलत है। विटामिन के ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो विटामिन ए की कमी यदि हो जाती है तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। तो विटामिन के रक्त जमना, ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है? तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है, स्टोमक में। स्टोमक में जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो सबसे पहला पाचन जो होता है प्रोटीन का वो आमाशय है। आमाशय में ही एसिड के प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जब मीडियम एसिडिक है तो ही ये पेप्सिन एक्टिव होता है। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। उसके बाद में पेनक्रियाज के द्वारा जो टाल निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। तो ट्रिप्सिन के द्वारा भी प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का। एमाइलेज के द्वारा आपको कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज के द्वारा फैट का। इसके अलावा सलाइवा में भी सलाइवरी एमाइलेज होता है। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा है उसमें सलाइवरी एमाइलेज होता है और इस कारण से मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो मुख से प्रोटीन का नहीं, किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आमाशय में पहली बार पेप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टाइड में प्रोटीन टूटता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉयड है? तो एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। इसमें से एस्ट्रोजन जो है एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। रिलैक्सिन और थायरॉक्सिन ये दोनों ही एक प्रोटीन हार्मोन है, तथा इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है। तो रिलैक्सिन एंड थायरॉक्सिन ये दोनों ही
प्रोटीन हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन जो है एक एस्ट्रॉयड हार्मोन है। एस्ट्रॉयड हार्मोन जो है ये दो प्रकार का होता है, 2 वर्गों में बंटा हुआ होता है, कार्टिको एस्ट्रॉयड और सेक्स एस्ट्रॉयड। कार्टिको एस्ट्रॉयड जो है वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को, इन तीनों को तोड़ने में मदद करता है, जबकि सेक्स एस्ट्रॉयड के अंतर्गत आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तथा एंड्रोजन। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण है। तो इसमें से सेबेसियस ग्रंथि जो है, सेबेसियस ग्लैंड त्वचा में स्थित एक बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो सीबम नामक तैलीय पदार्थ का स्राव करती है। तो ये हो गई एक्सोक्राइन, हो गई एक्सो। पीनियल ग्लैंड की यदि बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में स्थित होती है, हमारे ब्रेन में रहती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो ये इंडोक्राइन हो गया, इंडोक्राइन। और लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड जो है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, जो लार का यानी सलाइवा का उत्पादन करती है और उसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है। तो ये भी एक एक्सोक्राइन ही है, इंडोक्राइन है पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडुटेरिया के टेस्ट 6 के साइंस के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।